चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ड्राफ्टिंग के अंदर अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? चैप्टर नंबर 6, दैट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग सेकंड। एक बार चैप्टर का नाम बोलिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग के अंदर, क्योंकि देखो इस चैप्टर के अंदर जो जो हमें पढ़ना है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहां तक तो थ्योरेटिकल पार्ट है, यहां से एकदम प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ये है ना, खासकर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीड कंपोनेंट या पार्ट। इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है किसी भी डीड का, किसी भी डॉक्यूमेंट का। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डीड कितने तरीके के होते हैं, एंडोर्समेंट क्या होता है, सप्लीमेंटल डीड क्या होता है, ये सब हम पढ़ लेते हैं। बाकी आप लोग को मैंने काम दिया था एडवांस योर नॉलेज इंडियन स्टैंप एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये दोनों घर से करके लाने के लिए। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये दोनों चैप्टर्स का क्वेश्चन सीएस प्रोफेशनल में भी आ सकता है, डायरेक्टली आता है। इंडियन स्टैंप एक्ट डायरेक्टली आता है और रजिस्ट्रेशन एक्ट भी डायरेक्टली आता है। तो ये दो चैप्टर सीएस प्रोफेशनल के कोर्स में ही माना जाएगा, इसलिए इसको जरूर कर लेना है। चलिए देखते हैं। चलो सबसे पहले, चूंकि इस चैप्टर के अंदर हम ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, इन टोटल हम ड्राफ्टिंग करना सीख जाएंगे। तो ड्राफ्टिंग किस चीज़ का करेंगे? डॉक्यूमेंट का। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऐसे मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन स्टैंप एक्ट के अंदर, अगर आपने एग्जीक्यूटिव वाला वीडियो देखा हो ये गूगल ड्राइव पे, तो उसमें पूरा बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, बताओ डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग। नॉन मटेरियल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी समझते हैं, जो एमएस वर्ड ये सब है। इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज ई कॉपी। तो चाहे कोई भी मटेरियल थिंग हो या नॉन मटेरियल थिंग हो, इंपॉर्टेंट ये है कि दैट कंटेन्स एनी इंफॉर्मेशन। अगर उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो दैट बिकम्स द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट होने के लिए एक तो आपका वो थिंग होना जरूरी है, थिंग में मटेरियल भी हो सकता है और नॉन मटेरियल भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छपा हुआ हो। अब जैसे कोई ब्लैंक पेज है तो उसको पेज बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी टाइप कर दीजिए, दैट बिकम्स द डॉक्यूमेंट। लेकिन खाली पेज है तो पेज ही कहा जाएगा, वो सिर्फ मटेरियल थिंग कहा जाएगा या नॉन मटेरियल थिंग कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट होने के लिए उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। तो एक बार जल्दी से इसको लिख लो कहीं पे। तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग containing any information, document means any material or non material thing, material or non material thing which contains any information। ठीक है, लिख लिया। तो इंपॉर्टेंट है उसमें क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन होते वो क्या बन जाता है? डॉक्यूमेंट। आइए तो देखो लिखा है डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और अदर मटेरियल थिंग। अब अदर मटेरियल थिंग में क्या आ जाएगा आपका? ई कॉपी भी आ जाएगा, है ना। तो पेपर या अदर मटेरियल थिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस। मतलब इन टोटल इंफॉर्मेशन ही बहुत बार प्रूफ बन सकता है, इंफॉर्मेशन ही बहुत बार क्या बन सकता है? एविडेंस बन सकता है। चलिए तो बाकी डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन कहां दिया गया है? सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। इसमें डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन इंक्लूसिव है। कहा डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा मैटर, चाहे वो रिटन हो, एक्सप्रेस्ड हो, डिस्क्राइब्ड हो,
अपॉन एनी सब्सटेंस। अब कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन लिखा गया है भाई, तो लेटर्स का यूज करते हुए, फिगर्स का यूज करते हुए या मार्क्स का यूज करते हुए, है ना। अब ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मैटर एक जगह क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, एक जगह लिखित में आ जाए, जिसको हम बाद में एक्सेस कर सकें। अब जैसे हम मिनट्स बनाते हैं तो मिनट्स के अंदर हम किसी भी मीटिंग के बारे में सारी बातें लिख देते हैं। लिखने से क्या होता है कि जो प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स हैं वो एक जगह क्या हो जाती हैं, रिकॉर्ड होकर रह जाती हैं, है ना। अब भाई डॉक्यूमेंट दो तरीके का है, एक इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल। पहले बात करते हैं इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल नाम से लग रहा है कि इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होगा, जैसे मन वैसे लिख दिया। तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वो अग्रीमेंट, डीड या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका कोई भी एज सच फॉर्म होता नहीं है, मतलब जो अपने फॉर्म के हिसाब से नहीं लिखा गया, फॉर्मेट के हिसाब से लिखा गया नहीं है। अगर आप फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो दैट बिकम्स फॉर्मल डॉक्यूमेंट। अगर आप फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे तो दैट बिकम्स द इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था, ये जो अपने फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा, तो दैट बिकम्स द इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट, है ना। अब याद रखिएगा जो इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो अपने फॉर्मेट के हिसाब से तो लिखे नहीं जाते, तो वहां पे बताइए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा या रीजनेबल इंटरप्रिटेशन होगा, रीजनेबल होगा। देखो यहां लिखा है कि याद रखिएगा ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है उनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन किया जाता है। रीजनेबल का मतलब उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पार्टीज क्या कहना चाहते थे और उन डॉक्यूमेंट के थ्रू पार्टीज क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, उस ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि वर्ड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि वर्ड्स फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं है, यह इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां रीजनेबल इंटरप्रिटेशन होगा, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। अब आइए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। फॉर्मल डॉक्यूमेंट साफ लग रहा है कि ये अपना इनका जो फॉर्मेट होगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो देखिए यहां लिखा हुआ है वो ये ऐसे डॉक्यूमेंट हो जो एग्जीक्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड बिजनेस के जो कस्टम हैं उसी के फॉर्मेट पे या रूल्स के अंदर जो फॉर्मेट बताए गए हैं उन्हीं फॉर्मेट के हिसाब से बनाए जाते हैं, फॉर्मेट से इधर उधर बनाए नहीं जाते। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं किसको, फॉर्मेट को। अब आइए तो जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होंगे अब उसके लिए कुछ बातें हैं। यहां इंटरप्रिटेशन कैसे होगा भाई, तो यहां देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का कहना है कि अगर कोई भी चीज, जैसे कुछ चीज का मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ग्रांट या कोई भी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट में लिखा गया है या डॉक्यूमेंट में कहा गया है लिखने के लिए, तो याद रखना वो चीज प्रूफ भी की जा सकती है ओनली थ्रू द डॉक्यूमेंट। ये बचपन में पढ़ा होगा, दो तरीके के एविडेंस होते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर फैक्ट डॉक्यूमेंट में कंटेंट है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही चलता है ना, वहां पे ओरल एविडेंस से काम नहीं चलेगा, मालूम है ना। तो ये देखना पड़ता है, आपको याद होगा ये पढ़ाया हुआ तुम लोग को बचपन में इंडियन एविडेंस एक्ट में। अगर फैक्ट कंटेंट है, फैक्ट कहां कंटेंट है, इन डॉक्यूमेंट, किसी चीज का फैक्ट कहां कंटेंट है, डॉक्यूमेंट में, तो ये प्रूफ होगा कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यहां सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चलेगा, क्या चलेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर फैक्ट कंटेंट अदर चीज में है तो फैक्ट आर कंटेंट इन अदर मींस में है तो वहां ओरल एविडेंस भी चल सकता है और क्या चल सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चल सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चल सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सेक्शन 91 है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 91 ही है ना, सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जल्दी उतार लो इसको। अब जैसे जो तुम्हारा मीटिंग है, अब मीटिंग के बारे में लॉ में लिखा हुआ है कि मीटिंग जब भी होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग्स को आप मिनट्स बुक में लिखोगे, तो इसका मतलब मीटिंग्स की सारी जानकारी लिखित में होनी चाहिए। तो भाई अब मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है इसका फैसला ओरल एविडेंस से थोड़ी होगा, मिनट्स बुक ही दिखाना पड़ेगा आपको।
अब जमीन है, जमीन किसका है, ये कहां पर कंटेंट होता है, जमीन से जुड़े हुए कागज में, जिसको हम कागजात बोलते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए कि जमीन किसका है, आपको कौन सा एविडेंस देना पड़ेगा, कागज ही दिखाना पड़ेगा। अब ओरली कोई बोलेगा कि जमीन मेरा है तो काम थोड़ी होने वाला है। जमीन किसका होता है, ये कहां लिखा हुआ होता है, डीड में, जो सेल डीड होता है ना, उसमें। अब सेल डीड में चीजें लिखी होती हैं कि जमीन किसका है, तो अब भाई जमीन किसका है ये चीज को प्रूफ करने के लिए तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लाना पड़ेगा, ओरल एविडेंस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में बचपन में पढ़ाया था तुम लोगों को, लिख लो, जल्दी से लिख लो। तो अगर कोई भी फैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर है तो दैट फैक्ट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अदर फैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय आइदर द ओरल एविडेंस और द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जैसे हत्या, अब हत्या हुआ कि नहीं हुआ, ये आई विटनेस भी हो सकता है जो ओरल एविडेंस देगा कि मेरे आंखों के सामने हत्या हुआ है, या सीसीटीवी कैमरा भी हो सकता है, और सीसीटीवी कैमरा क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होता है ना, आई विटनेस, पता है ना, ओरल एविडेंस शुड ऑलवेज बी डायरेक्ट। ये सब पढ़ा है इंडियन एविडेंस एक्ट में। आगे चलें, तो सेक्शन 91 याद आ गया तुम लोग को। अगला बाकी याद रखिएगा, दो तरीके के वर्ड्स हैं, एक वर्ड ऐसा है, देखो ऐसे टिक लगाते जाना, जो क्लियर है या अनएम्बिगियस है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, और एक वर्ड ऐसा है जो हाइपोथेटिकल है। तो बताओ दोनों में से किसको प्रायोरिटी दोगे, हाइपोथेटिकल वाले को या क्लियर वाले को, क्लियर वाले को। तो अगर जो वर्ड्स क्लियर लिखे गए हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू ऐसे वर्ड्स जिसका इंटेंशन क्लियर नहीं है, मतलब सपोज्ड है, मतलब ऐसा लग रहा है, हाइपोथेटिकल ऐसा हो सकता है, और एक है ऐसा होगा। तो जो जहां लाइन लिखा हुआ ऐसा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा ना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलें, उसके बाद आ जाओ आगे। कोर्ट जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसमें जो भी वर्ड इस्तेमाल हुए उनका कौन सा मीनिंग पहले लेगा, वो पॉपुलर, नेचुरल एंड ऑर्डिनरी। बताओ तो इसको क्या बोलते हैं, इसको गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। याद है बचपन में पढ़ा था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू, बात समझ में आ गया। लेकिन आपको याद होगा, अगर हमको नेचुरल, पॉपुलर और ऑर्डिनरी मीनिंग लेने से लॉ का पर्पस डिफीट होता हुआ नजर आता है, तो आपको याद होगा फिर आप डिपार्ट कर सकते हैं, फिर आप रीजनेबल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि अगर ये लॉ के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जा रहा है तो फिर उस केस में आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आगे बढ़े, सब टिक लगाते जा रहा हूं ना, बहुत जरूरी है ये सब। उसके बाद याद रखिएगा, कोर्ट अगर चाहे तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस का भी इस्तेमाल कर सकता है इन ऑर्डर टू एसर्टेन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। जैसे याद होगा नॉस्कीटर और सुसिस क्या था, अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। तो जो सराउंडिंग वर्ड्स होते हैं उससे भी तो वर्ड्स का मतलब निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है। रूल ऑफ एजुडसम जेनरिस, कहीं पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है तो एक्सेट्रा के पीछे जो लिखा हुआ है वो जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, हम समझते हैं कि एक्सेट्रा का मतलब आगे भी वही होगा। तो क्या सराउंडिंग वर्ड का भी बहुत बार इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू इंटरप्रिटेट? यस, आप सराउंडिंग वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर दो रूल का नाम लिख लो, रूल ऑफ एजुडसम जेनरिस और रूल ऑफ नॉस्कीटर और सोसिस। याद है ना ये सब, एजुडसम जेनरिस और नॉस्कीटर और सोसिस। बस नॉस्कीटर और सोसिस जो है वो आगे पीछे सारे वर्ड्स का सराउंडिंग लेता है और एजुडसम जेनरिस से पीछे का लेता है, ये है ना। ठीक है, लिख लिया दोनों। चलो अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ना बाद में, अभी चीजें हल्की लगती हैं, जब टीचर पढ़ाते होते हैं तो चीजें हल्की लगती है, लेकिन जब रिवाइज करने बैठो तो एक एक वर्ड पर दिक्कत आता है, इसलिए मैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ा देता हूं। आइए इधर देखते जाइए। देखो दो तरीके, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में कंप्लीट होता है। टिक मारो, ये टिक जरूर मारो, नहीं टिक मारोगे तो बेकार हो जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट। अब सुनो, दो पार्ट क्या होता है, एक होता है एग्जीक्यूटरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटेड। 1 और 2 लिखो, एग्जीक्यूटरी 1 और 2 क्या लिखो, एग्जीक्यूटेड। लिखा एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड। अब सुनो इसका मतलब, एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल लिखो, तो एग्जीक्यूटरी के सामने एक एग्जांपल लिखो, समझ में आ जाएगा। लिखो, हाँ लिखो, एग्रीमेंट टू सेल।
लिखिए अग्रीमेंट टू सेल, SELL, अग्रीमेंट टू सेल। एग्जीक्यूटरी में लिखो अग्रीमेंट टू सेल, और एग्जीक्यूटेड में लिखो सेल डीड, लिखिए सेल डीड। अब बताओ, एक हुआ था अग्रीमेंट टू सेल, एक हुआ था सेल डीड, दोनों में से किसको प्रायोरिटी दोगे अगर कंफ्यूजन रहा तो? सेल डीड, क्योंकि सेल डीड तो फाइनल है। सेल डीड तो क्या है? फाइनल। बहुत बार जो अग्रीमेंट टू सेल के कंडीशंस हैं वो सेल होते समय नहीं माने जाते हैं, नहीं समझे? शुरू में चीजें कुछ और होती हैं और चीजें फाइनल होते होते चीजें बदल जाती हैं, तो जो फाइनल है उसी को प्रायोरिटी मिलेगी ना। तो बताओ एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड में किसको प्रायोरिटी दोगे? एग्जीक्यूटेड, एकदम सही। तो देखो पहला वाला उसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? फाइनल। तो याद रखना हमेशा किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि वो फाइनल है। अगला, उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, मालूम चला कि कोई एक क्लॉज है जो बाइंडिंग नहीं हुआ, कारण ये था कि वो अनऑथराइज था, तो सिर्फ एक क्लॉज के चक्कर में क्या पूरा डीड को नल एंड वॉइड कर दोगे? बोलो। जैसे तुम्हारा आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज किसी में लिखा हुआ होता है और आर्बिट्रेशन क्लॉज किसी वजह से नल एंड वॉइड हुआ, तो क्या पूरा डीड खराब हो जाएगा ना? तो वही लिखा हुआ है, कैन नॉट इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो का मतलब लिखो ऑटोमेटिकली, इप्सो फैक्टो का मतलब ऑटोमेटिकली। कोई एक क्लॉज अगर नल एंड वॉइड हुआ तो जरूरी नहीं है कि पूरा डीड क्या हो जाए? नल एंड वॉइड। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए जो जो क्लॉज तुमने क्या किया है, तुमने कोई क्लॉज तुमने बाइंडिंग नहीं किया है नल एंड वॉइड होने की वजह से, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वही मेन था, तब तो जिसको सीवियर नहीं किया जा सकता। तो याद होगा तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, अगर उस क्लॉज को अलग किया जा सकता तो अलग करके खत्म करो, बाकी को वैलिड रखो। लेकिन क्लॉज बहुत इंट्रीगल पार्ट है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो जब अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा ही क्या हो जाएगा तुम्हारा डीड? नल एंड वॉइड। तो यहां लिख लो डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, लिखो तो सब एग्जीक्यूटिव में तुम्हारा बेस इतना अच्छा बना हुआ है ना कि प्रोफेशनल में तुम पढ़ते ही समझ जाते हो कि कहां से उठा रहा है ये बात। डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी लिख लो, सीवियर में लगा देना एबिलिटी। नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ ऐसा नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ बिलीफ तो एक के दूसरे चढ़ जाता है। हाँ चलिए, तो ये समझ में आ गया। ये सब किसके बारे में बात कर रहे थे? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन पढ़ लिया। डॉक्यूमेंट दो तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन होता है जल्दी बताओ? फॉर्मल कौन होता है? फॉर्मल नहीं, पहले फॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जो अपने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे ही चलता है ना, और इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं आप, लिटरल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है वो अपने फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता है, तो वहां पे हमेशा कौन सा इंटरप्रिटेशन होता है? रीजनेबल, है ना? यही है ना? चलिए अब इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो तुम लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बताओ तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जल्दी बोलो। इसका मतलब तुम लोगों ने वो रजिस्ट्रेशन एक्ट और इंडियन स्टैम्प एक्ट पढ़ा नहीं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट होने के लिए पहले डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिससे विच बोलो, विच विच अफेक्ट्स, है ना, द राइट या लाइबिलिटीज ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी पर्सन। अब इंपॉर्टेंट है कि सर अफेक्ट का मतलब क्या है? तो अफेक्ट का मतलब तीन चीज है, या तो वो क्रिएट करता है राइट एंड लाइबिलिटीज, या वो ऑल्टर करता है, ऑल्टर का मतलब चेंज, या एक्सटिंग्विश करता है। एक्सटिंग्विश का मतलब खत्म करता है। यही था ना? इसको जल्दी से उतार लो। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या करता है, या तो राइट या लायबिलिटीज क्रिएट करता है, या राइट या लायबिलिटीज ऑल्टर करता है, या राइट या लायबिलिटीज एक्सटिंग्विश करता है, तो उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम बन जाएगा? इंस्ट्रूमेंट। तो हर इंस्ट्रूमेंट का पहले डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, पर हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी जब इंडियन स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तो डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट के बीच में मैंने डिफरेंस भी लिखवाया हुआ है। जैसे बुक्स, नोट्स, ये सब डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखिए सेल डीड, लीज डीड, पावर ऑफ अटर्नी, मॉर्गेज डीड, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट से बढ़ के इंस्ट्रूमेंट। जल्दी जल्दी लिख लो।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखें अब। चलो, तो ये सब लिखा हुआ है, जल्दी बताइए इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे राइट या लाइबिलिटीज या तो क्रिएट हो, ट्रांसफर हो, लिमिट हो, एक्सटेंड हो, एक्सटिंग्विश हो और रिकॉर्डेड हो। इसका मतलब हर इंस्ट्रूमेंट का पहले क्या होना जरूरी है? डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, पर हर डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट हो। जैसे बुक, जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, ये सब डॉक्यूमेंट तो हैं पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो पहले डॉक्यूमेंट तो होंगे ही होंगे। अब ये सब तो तुम बचपन में पढ़े थे जहां तक मैंने पढ़ाया। इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है, कहां से? डीड। अब डीड के बारे में तुमने एग्जीक्यूटिव में कुछ भी नहीं पढ़ा था कि डीड क्या होता है। जरा बताओ तो तुम्हें क्या लगता है डीड क्या होता होगा? मेरा मानना सबसे फॉर्मल चीज डीड है। सबसे कम फॉर्मल कौन हो सकता है? डॉक्यूमेंट। उससे थोड़ा ज्यादा फॉर्मल कौन हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा फॉर्मल कौन हो जाएगा? डीड। तीनों में अगर हम लीगल इंप्लीकेशन देखें तो सबसे ज्यादा किस में होगा? डीड, है ना। आइए, सबसे पहले डीड का कोई भी स्टैच्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, मतलब किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो कोई सेक्शन वैक्शन है नहीं। तो डीड जनरली होगा क्या भाई? तो डीड हर वो इंस्ट्रूमेंट है, जिसका मतलब समझते जा रहे हो, डॉक्यूमेंट पहले क्या बनता है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आगे जाके क्या बन जाता है? डीड। तो डीड वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कम से कम कितने पर्सन होंगे? 2 और मोर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट और किसके बीच में? डीड में। इंस्ट्रूमेंट यूनिलैटरल भी हो सकता है, लेकिन डीड जब भी होगा तो उसमें कितने पार्टीज होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, जो अग्री करते हैं आपस में किसी राइट एंड लाइबिलिटीज को लेके, कि राइट एंड लाइबिलिटीज या तो क्रिएट करना है, या तो एक्सटिंग्विश करना है, या ऑल्टर करना है। तो डीड प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी ट्रांजैक्शन को 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में करवाता है। अब चूंकि डीड और इंस्ट्रूमेंट दोनों में सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है? दोनों से ही राइट एंड लाइबिलिटीज पर असर होता है, पर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस अभी नीचे पढ़ेंगे हम, है ना। क्योंकि हर डीड पहले इंस्ट्रूमेंट होगा, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट और डीड तो एक ही चीज हुआ, है ना। पर यह है कि इंस्ट्रूमेंट से एक कदम आगे कौन हो जाएगा? डीड। आइए देखिए आप, डीड हमेशा राइटिंग में होगा, हमेशा इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, हमेशा इसको साइन किया जाएगा, और हमेशा इसको सील समझते हैं, कॉमन सील अगर होगा तो कॉमन सील लगेगा, है ना। और उसके बाद एक पार्टी दूसरे पार्टी को वो देता है, मतलब सारे पार्टी, अगर 2 पार्टीज हैं किसी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों ही पार्टी के पास एक एक कॉपी होगी, है ना। उसके बाद डीड के अंदर अगर हम देखें तो डीड फाइनल है। डीड क्या होता है एग्जैक्टली? लिख लो फाइनल। प्रेजेंट ग्रांट के बगल में लिखो तो फाइनल है, मतलब इसमें कोई प्रॉमिस उमिस नहीं है कि बाद में ऐसा होगा नहीं, जो है अब हो रहा है। तो क्या ये एग्जीक्यूटरी होगा या एग्जीक्यूटेड होगा? डीड हमेशा एग्जीक्यूटेड होगा। तो यहां पे लिखो, तो यहां पे लिखो एग्जीक्यूटेड, यहां पे लिखो डीड इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ये कभी एग्जीक्यूटरी नहीं होगा। मतलब अगर तुमने डीड पर साइन कर दिया तो कहानी हो गया। डीड के डेफिनेशन में लिखना, डीड के डेफिनेशन में। अनीशा कहां पे है? नहीं, वो नहीं है, देखो पेज पीछे जाओ। डीड, हाँ समझ में आ गया। तो डीड हमेशा एग्जीक्यूटेड होगा, यहां पर लिखो एग्जीक्यूटेड। डीड हमेशा क्या होगा? एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब सुनो, देखा जाए तो जो इंस्ट्रूमेंट और डीड है दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। बताओ तो क्या क्या हल्का सा डिफरेंस है दोनों में? पहला, हर डीड का इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है, पर हर इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं है कि क्या हो? डीड हो। क्योंकि मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंट यूनिलैटरल भी हो सकता है, पर डीड हमेशा क्या होगा? बाइलैटरल। तो देखो यहां लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट यूनिलैटरल भी हो सकता है, जैसे प्रोमिसरी नोट, टिक लगाते जाना। पर याद रखना डीड जो है, डीड कभी भी क्या नहीं होगा? यूनिलैटरल नहीं होगा। डीड होने के लिए तुमको बताया था ना कितने पार्टीज होने चाहिए? कम से कम 2 और मोर। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट में देखो, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब देखिए, इधर देखिए इंस्ट्रूमेंट, इधर देखो आप, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। ऐसे दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस है नहीं, है ना। अब आप देखो, जैसे इंस्ट्रूमेंट लिखा तुमने और क्या लिखा? डीड। एग्जाम में कहीं पूछ ले, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन था ना, सेक्शन 2 क्लॉज बताओ इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन इंडियन स्टैम्प एक्ट का। इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2,
टू क्लॉज 14 में ये डिफाइंड है, इसका कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है, नो लीगल डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 में तुम लोग क्या कर दोगे, इसका नॉर्मल डेफिनेशन लिख दोगे। नॉर्मल का मतलब जनरल डेफिनेशन लिख दोगे इन दोनों का, दोनों का क्या लिख दोगे, जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन, यहां भी क्या लिख दोगे, जनरल डेफिनेशन। ये तो लिख दोगे, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में बस इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक अच्छी बात बताता हूं, ये तीनों हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या हो सकता है, तीनों। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट जो है ये तीनों हो सकता है। ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल में कितने लोग होंगे, एक, है ना। बायलैटरल, बायलैटरल में कितने, 2। मल्टीलैटरल, बोलो, मल्टीलैटरल। यूनिलैटरल में कितने, 1। बायलैटरल में कितने, 2। मल्टीलैटरल में मोर देन 2, मोर देन 2। पर याद रखना जो डीड है ये सिर्फ बायलैटरल हो सकता है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल, सॉरी, बायलैटरल भी हो सकता है और मल्टीलैटरल। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये तो होना ही है, 2 कम से कम तो चाहिए ही चाहिए। और मोर देन 2 भी हो सकता है ना, जैसे पार्टीशन डीड, 4 भाई है, 4 भाई आपस में पार्टीशन कर रहा, तो पार्टीशन डीड में 4 लोग नहीं हो गए, तो कितना हो गया, मोर देन 2। इसका मतलब ये यूनिलैटरल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, यूनिलैटरल नहीं हो सकता। तो ये एक डिफरेंस हो गया ना। उसके बाद नंबर 4 में क्या लिखोगे भाई, नंबर 4 में ये लीगल है, ये क्या है, लीगल, और ये मोर लीगल है, नहीं हो गया। अगर लीगलिटी में देखें तो प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगी, डीड को। और नंबर 5 में यहां ऊपर लिख दो, तुम लोग उतार लेना यहां पे। जो इंस्ट्रूमेंट है अगर देखा जाए तो जो डीड है इट इज मोर, हाँ वो वाला लिख लो, है ना। इंस्ट्रूमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट आगे जाके डीड हो भी सकता है और आगे जाके डीड ना भी हो, लेकिन डीड जो है वो ऑलवेज क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही होगा। तो हर इंस्ट्रूमेंट पहले क्या होगा, डीड, सॉरी, हर डीड पहले क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो डीड, हर डीड इंस्ट्रूमेंट है, पर हर जरूरी नहीं कि हर इंस्ट्रूमेंट भी डीड। इंस्ट्रूमेंट डीड हो भी सकता है और इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं भी हो सकता है, पर अगर डीड है तो पक्का इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही होगा। अब इतने पॉइंट लिख सकते हो आप, जल्दी जल्दी लिख लो, 1 2 3 4 5। सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट, ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट।
ठीक हो गया, लिख लिया, सब सही से लिख लिया ना। एग्जाम में इससे अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। यहाँ क्या लिखोगी, एवरी इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट बी डीड ऑलवेज, ऐसे लिखोगी ना, और एवरी डीड मस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट तो कुछ भी हो सकता है भाई, यूनिलैटरल भी हो सकता है, बाईलैटरल भी हो सकता है और मल्टीलैटरल भी। लेकिन जो डीड है या तो वो बाईलैटरल होगा या वो मल्टीलैटरल होगा, उल्टा बोलो तो यूनिलैटरल नहीं होगा। ये था ना, तो ये ध्यान रखना। बाकी देखा जाए तो लगभग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस यूनिलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ दो तो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट बच गए वो सब डीड ही हो जाते होंगे। कहाँ पे क्या, ठीक ही लिखा ना, इंस्ट्रूमेंट जो है बायलैटरल भी हो सकता है, जैसे लीज डीड भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है, और वो मल्टीलैटरल भी हो सकता है, जैसे पार्टीशन डीड। अब देखो दोनों में डीड लिख दिया, तो डीड जो है, डीड भी क्या हो सकता है, बायलैटरल, डीड भी क्या हो सकता है, मल्टीलैटरल। लेकिन मेन पॉइंट ये था कि इंस्ट्रूमेंट यूनिलैटरल हो सकता है, पर डीड कभी भी यूनिलैटरल नहीं हो सकता। इसी दोनों का बी एंड पॉइंट सी, दोनों का मैंने एक नहीं चार्ट बना के दे दिया था, बस वो एंड रिजल्ट था कि मैं फिर से बोलते रहता हूँ, इंस्ट्रूमेंट तीनों चीज हो सकता है, यूनिलैटरल भी, बाईलैटरल भी और मल्टीलैटरल भी। लेकिन जो डीड है वो या तो बाईलैटरल होगा या मल्टीलैटरल होगा, मतलब उल्टा बोलो यूनिलैटरल कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर यूनिलैटरल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दें तो बाकी हर इंस्ट्रूमेंट भी डीड है कि नहीं, पहले बताइए। क्योंकि जहां वो बाईलैटरल होगा वर्ड क्या चलेगा, डीड, जहां वो मल्टीलैटरल होगा वर्ड क्या चलेगा, डीड। अब यूनिलैटरल में क्या चलता है, ऐसे प्रॉमिसरी नोट हो गया, एफिडेविट हो गया। अब एफिडेविट में तो एक ही होता है, जो एफिडेविट बनाता हो अकेला ही तो होता है, समझ में आ गया। तो एफिडेविट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है पर डीड नहीं होगा। अब कैसे बोलोगे बताओ, एफिडेविट को डीड बोलोगे, कभी कभी सुना है एफिडेविट को डीड बोलते हुए। डीड होने के लिए कितने लोग चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। तो मेन कहानी यहीं पर है, देखो कहां पर मेन कहानी, यहां कि डीड के लिए इतने लोग चाहिए। 2 और मोर होते ही मैं यहां लिख दूंगा, ये हमेशा क्या होगा, बायलैटरल या मल्टीलैटरल। उल्टा बोलो तो ये कभी यूनिलैटरल होगा नहीं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी एग्जीक्यूटेड होता है और डीड भी क्या होता है, एग्जीक्यूटेड होता है। हाँ, हल्का सा फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं कहां, डीड में, हल्का। चलिए शुरू करें। अब आ जाओ डीड के कुछ टर्म्स या टाइप्स, टाइप्स भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ डीड लिख लो, टाइप्स ऑफ डीड या काइंड्स ऑफ डीड, या डीड से जुड़े हुए कुछ टर्म्स। शुरू करें, चलो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से बताओ, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का नाम बोलो। सीरोग्राफम, सब एग्जाम में आता है, याद रखना ये चैप्टर आएगा ही आएगा एग्जाम में। ये सब मेरे एग्जाम में तो खूब आया था, ये सब वर्ड, डीड, पोल, इंडेंचर, ये सब। तो इसको अच्छे से सुन लो। ये कितने तरीके हो गए, 9 तरीके के डीड हो गए। पहले डीड पोल, पूल नहीं है, क्या है, पोल। तो डीड पोल में सिंगल पार्टी होगा, तो इसका मतलब ये डीड नहीं रहा, ये तो इंस्ट्रूमेंट बन गया, नहीं बन गया। ये डीड कहां रहा, डीड में तो कितने लोग होते हैं, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। तो ये बोलने के लिए डीड है, पर देखा जाए तो ये प्योरली क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो यहां लिख लो, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, ओनली इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ क्या है, ओनली इंस्ट्रूमेंट। ये डीड सच में है ही नहीं। आइए सिंगल पार्टी, सिंगल पार्टी में देखो तो एग्जांपल देखो तो पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर अटॉर्नी में क्या होता है, एक आदमी लिख देता है कि मैं अपना पावर दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर रहा हूं, दूसरे आदमी का साइन होना जरूरी थोड़ी है, नाम लिख देगा। विल, विल भी अकेले लिखता है। तो ये सब क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट ही रहा ना सिर्फ ये। तो ये हो गया डीड पोल। अगर डीड की तरह बोलोगे तो कौन सा डीड हो गया, डीड पोल। ऐसे ये सच में डीड है ही नहीं। और एक बात है ना, अकेला पार्टी है तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे, हमेशा फर्स्ट पर्सन में करोगे ना। फर्स्ट पर्सन समझते हैं, आई है ना, आई डू हियर बाय, तो वी थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई। आई ट्रांसफर माई राइट, ऐसे करके। तो इट इज ऑलवेज ड्रॉन इन फर्स्ट पर्सन, चूंकि पार्टी कितना है, सिर्फ एक, याद रहेगा। अब दो, द डीड पोल
सच पूछो तो डीड है ही नहीं। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ था, ये देखो, ये डीड पोल को पहले भी बताया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ बताया हुआ, ये देखो, देखा ऊपर में, कहाँ मिला ऊपर में, नहीं लिखा। इंस्ट्रूमेंट यूनिलैटरल भी हो सकता है, और अगर वो यूनिलैटरल है तो उसको क्या बोलते हैं, डीड पोल। ये हो गया क्लियर। चलो आ जाओ अगला। अब आ जाओ दूसरा, दूसरा बोलो कौन है, इंडेंचर। इंडेंचर तो भाई टू और मोर पार्टीज है, तो ये नॉर्मल डीड हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल डीड, टू और मोर पार्टीज, नॉर्मल डीड ही तो हुआ। सच पूछो तो ये डीड है, इसका मतलब डीड बोल दीजिए या इंडेंचर बोल दीजिए, बार बराबर ही है। टू और मोर पार्टीज का सीधा सा क्या मतलब है, डीड। क्योंकि डीड पोल जो था वो तो डीड था ही नहीं, वो तो सिर्फ क्या था, इंस्ट्रूमेंट। लेकिन जो इंडेंचर है टू और मोर पार्टीज, तो ये प्रॉपर डीड हुआ। क्या हुआ, प्रॉपर डीड, लिख दिया नॉर्मल डीड। आ जाओ अगला। अब आओ सीरोग्राफम। एक बार सीरोग्राफम तुम लोग पढ़ो तो उसके बाद मैं बताता हूं, पूरा पढ़ो तो लाइन बाय लाइन, ये बहुत जरूरी है पढ़ना तुम्हारे लिए, एग्जाम में खूब आता है ये, लाइन बाय लाइन। बड़ा अजीब सा है ना, इसलिए एक बार फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, एक बार पढ़ो फिर से। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है बार बार, पार्चमेंट, है ना, पैर्चमेंट बोलते हैं इसको। पैर्चमेंट का मतलब लिखो क्या होता है, लेदर का शीट होता था पहले पुराने जमाने में, जो राजा महाराजा नहीं होते थे, तुमने देखा होगा ऐसे करके खोलते थे, तो लेदर पे लिखा होता था। उस समय मतलब पेपर नहीं होता था, उस समय क्या होता था, लेदर के पतले पतले शीट्स होते थे, तो लेदर शीट्स लिख लो, लेदर शीट्स। लेदर, लेदर समझते हैं, लेदर का मतलब, हाँ। तो उस समय उन लोग को नहीं मालूम होगा, राजा महाराजा के समय में वो पेपर नहीं बनाते होंगे, तो लेदर के पतले शीट्स पे लिखते थे, उसी को पार्चमेंट बोलते हैं। ठीक है, आजकल तो पार्चमेंट नहीं चलता, आजकल क्या चलता है, पेपर। तो पहले पूरा पढ़ा तुमने, अब सुनो मैं बताता हूं क्या क्या, जरा ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था, देखो जैसे ये है, ये एक डीड बना, ये क्या बना, डीड। ठीक है, डीड को ऐसे ऐसे करके तुमने देखा होगा बहुत बार ना, रसीद सब में ऐसे ऐसे कटा रहता है, देखा है, और यहीं से फाड़ लेता है। जब इस, जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड पार्ट, एक पार्ट मिल गया एक पार्टी को, मान लीजिए फर्स्ट पार्टी को मिल गया, किसको मिल गया, फर्स्ट पार्टी को, ये किसको मिल गया, सेकेंड पार्टी को। अब सुनिए, सेकेंड पार्टी वाला अपने घर में रखे हुआ, फर्स्ट पार्टी वाला अपने घर में रखा हुआ है। अब कभी भी इन लोग को प्रूफ करना है कि दोनों सही है कि नहीं, तो ये दोनों को मर्ज करेगा वापस। अगर इस, ये जो ऐसे 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 करके नहीं है, ये जैसे जब तुम फाड़ोगे तो ऐसे ऐसे नुकीला नुकीला सा नहीं बन जाता है, वो एग्जैक्टली अगर फिट हो गया तो इसका मतलब ये सही था। लेकिन अगर एग्जैक्टली फिट नहीं हुआ तो इसका मतलब डुप्लीकेट कॉपी है। नहीं समझ में आया तुम लोग को, कैसे समझ में आया बताओ, क्या समझे तुम। हाँ, तुम उसमें देखे होगे, लिखा होगा लास्ट में एक लाइन कि ये सेफगार्ड, एक सेफगार्ड के रूप में काम करता था कि कोई डुप्लीकेसी ना कर ले, लिखा ना, फ्रॉडुलेंट सब्स्टिट्यूट, मतलब जैसे सेकेंड कॉपी कोई दूसरा डुप्लीकेट सेकेंड कॉपी बना के लाए, तो डुप्लीकेट सेकेंड कॉपी तो बना लेगा, पर डुप्लीकेट सेकेंड कॉपी को जब फर्स्ट वाले से जोड़ा जाएगा तो एग्जैक्टली उसके जितने छेद बने हुए होंगे, हाँ कटिंग्स जो तेरा मेरा कटिंग्स बनाते होंगे, ये तो पक्का है, सेम कटिंग तो बनाता नहीं हो, सेम कटिंग बनाएगा तो मालूम चला, जैसे ताला का चाबी सेम नहीं होता है, तो ऐसे ही लोग कटिंग ऐसा ऐसा करता होगा जिसमें कि एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट जो उसका था वही उसमें घुसेगा, बाकी कोई घुसेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया क्या तुम्हारा सीरोग्राफम, पर अब ये चलता नहीं है। ये उस समय फोटोस्टेट सब तो होता नहीं था, आजकल तो फोटोस्टेट होता है ना। आजकल मालूम है कि नहीं मालूम है, जैसे हम लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो एक तो फोटो कॉपी वो रख लेता है, मालूम है ना, कौन, सरकार, रजिस्ट्रार, और हम लोग को ओरिजिनल कॉपी दे देता है। जो ओरिजिनल कॉपी नहीं, अपना पिंक कलर का स्टैम्प पेपर होता है, उसके ऊपर वाला होता है, तो ओरिजिनल कॉपी वो हमें देते हैं और फोटो कॉपी रख लेते हैं। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, अब तो फोटो कॉपी होने लगा। लेकिन अभी, पहले तो ये सब फोटो कॉपी सब होता नहीं था,
तो ये लोग क्या करते थे, पूरे के पूरे डीड को ही 2 पार्ट में फाड़ देते थे, और फाड़ने जहाँ से फाड़ते थे वो इस तरीके का उसमें डिजाइन बना देते थे फाड़ते वक्त कि बाद में जो इसका फटा हुआ चीज़ है वही उसमें सेट बैठे, बाकी कोई और सेट बैठे ही नहीं। तो इसको क्या बोलते थे, सीरोग्राफम। अब चाहे डॉक्यूमेंट हो तो डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया, लेदर शीट है जिसको क्या बोला है, पार्चमेंट, तो लेदर शीट को ऐसे ऐसे करके फाड़ दिया। ऐसे पेपर को फाड़ना थोड़ा मुश्किल ही होगा, क्योंकि पेपर में इतना मुश्किल होगा निकालना, पर पार्चमेंट आराम से ऐसा हो जाए। पार्चमेंट मोटा होगा ना, लेदर शीट कितना भी पतला होगा पेज की तरह थोड़ी होगा, तो उसको तो आराम से ऐसे कर कटिंग कर देता होगा वो लोग, और कटिंग करके वापस जोड़ के चेक कर लिया जाता था कि ये ओरिजिनल है या नहीं, है ना। बताओ तो कहाँ लिखा हुआ है कि अब ये नहीं चलता है? हाँ, तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा दे रहा हूँ। क्या ये भी इंटेंचर होता था, लेकिन ये अभी है होता है या ओल्डन टाइम्स में? ओल्डन टाइम्स में, है ना। तो सीरोग्राफम में क्या होता था कि 2 और मोर कॉपीज बनती थी। अच्छा, 3 कॉपीज बनाना था तो बताओ तो कितने बार उसको फाड़ेगा? 3 बार, 2 बार, 2 बार फाड़ेगा तो कितना निकल जाएगा? 3, है ना। उसके बाद जो पार्चमेंट है उसको कट कर दिया जाता था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, कौन? कट। अब कट कैसे किया जाता था? जज्ड लाइन, है ना। और जज लाइन पे क्या लिखा रहता था? सीरोग्राफम। क्या लिखा होता था? जहां सीरोग्राफम लिखा वहीं फाड़ना है आपको, ठीक है। और वो इस तरीके से काटते थे, देखो लिखा ना, डिफिकल्टी ऑफ सो कटिंग अनदर पीस ऑफ पार्चमेंट दैट इट वुड फिट एग्जैक्टली इनटू दिस कटिंग। जो दूसरा कॉपी है वो एग्जैक्टली उसमें क्या बैठ जाएगा? सेट बैठ। इससे क्या होता था कि पता चल जाता था कि फ्रॉडुलेंट सब्सटीट्यूशन न करे, मतलब कोई डुप्लीकेट कॉपी ना बनाए। क्या ना बनाए? डुप्लीकेट कॉपी ना बनाए। लेकिन अब ये प्रैक्टिस जो है ये अब क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, अब ये ऑब्सलीट हो चुका है, अब ये होता नहीं। आजकल तो फोटो स्टेट होता है, फोटो स्टेट छोड़िए कलर फोटो स्टेट हो जाता है। कलर फोटो स्टेट तो ऐसा बन जाता है आपको लगेगा ओरिजिनल ही है। आजकल तो एकदम ओरिजिनल लगता है। अच्छा, मैंने जितने भी सर्टिफिकेट्स लगाए मैं ऑडिटोरियम में या हेड ऑफिस पर मेंबरशिप सर्टिफिकेट सब लगाया है ना मैंने, तो ओरिजिनल थोड़ी है वो। अरे ओरिजिनल वहाँ रख दूंगा क्या? कोई भी लेके भाग गया तो मेरा तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। तो वो सब कलर फोटो कॉपी है, और कलर फोटो कॉपी एकदम सेम लगता है देखने में जैसे ICSI का मेंबरशिप है। तब तो पहले के ज़माने में ऐसा चलता था। क्या लगता है पहले के ज़माने में जो लोग होते थे उनकी लाइफ अच्छी थी या अब? ये सिंपल चीज़ें थी, इतना कट 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 करना है ये सब। सिंपल तो ये हुआ ना, एक बार फोटो कॉपी कर लो। पहले चीज़ें थोड़ी टफ थी पर कम थी। आज चीज़ें आसान होने की वजह से टाइम बच गया, तो टाइम बचने के बाद लोगों ने 1 लाख चीज़ें और जोड़ ली लाइफ में, तो आज की लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो कितने लोगों को लगता है कि राजा महाराजा का टाइम जो लाइट्स नहीं होती थी, वो मशाल जलाते थे, उसी से लाइट जलती थी, वो लाइफ ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, लेकिन आजकल सब कुछ बुरा है। इंपॉर्टेंट क्या है? चलिए पीछे जाना, अगर जा सकते होते तो जाना चाहते। अच्छा, वो राजा महाराजा के टाइम में कितने लोग जाना चाहते हो कि वो किला उला होता था उसमें रहते? उस नहीं, 60-70 साल पीछे तो और बेकार है। इससे अच्छा तो ये राजा महाराजा था। ट्रेन आ ही रही थी देश में पहली बार, वो सब भला। हाँ ये तो है, मतलब सोशल मीडिया आने के बाद लोगों के पास टाइम कम बच रहा है अब। टाइम कम होता, सो रहे हैं कम, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इंपॉर्टेंट है कि लोग, कुछ लोग 10 ही चीज पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग 100 चीज पे काम करने लगे हैं। अब देखो हम ही लोग के लिए नहीं है, कोचिंग वालों के लिए पहले फेस टू फेस सिर्फ होता था। टीचर उठा सुबह सुबह, आंख वाँख धोया, मुँह कान धोया और क्लास में आ गया पढ़ाने, और शाम तक पढ़ाता रहा, चला गया। अब क्या है? यूट्यूब पे भी बैठो, नहीं फेसबुक पे भी डालो, इंस्टाग्राम पे भी डालो, व्हाट्सएप पे भी कुछ लिखो, है ना, बुक का सॉफ्ट कॉपी भी बनाओ, प्रोजेक्टर पे भी दिखाओ, 100 झंझट नहीं हो गया अब? तो पहले, और अब बच्चों के साथ भी परेशानी है। बच्चा भी आजकल कंफ्यूज है, यूट्यूब पे देखूं, फेस टू फेस पढ़ूं, बुक पढ़ूं, शॉर्ट नोट्स पढ़ूं, क्या पढ़ूं, स्कैनर पढ़ूं। हाँ, अब एक्चुअली इसी में समझदार लोग जो हैं वो चुनते हैं कि मुझे इसमें से इतना करना है बस, और इससे हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी। कुछ लोग चुन नहीं पाते हैं, वो कंफ्यूज ही रह जाते हैं और सब कर लेते हैं। इफ यू वांट टू डू ऑल द थिंग्स यू विल बी लेफ्ट डूइंग नथिंग, है कि नहीं? यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? अब देखो तुम लोग से मन मार के एकदम सीधा फेस टू फेस पर ध्यान दे रहे हो कि मैं फेस टू फेस पढ़ना है, डेली सर लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, हमारा कोर्स तो हो ही रहा है।
लेकिन कुछ लोग उधर कभी मालूम चला घर पे बैठ के उधर वीडियो भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी सर्च मार रहे हैं, टेलीग्राम चैनल भी देख रहे हैं, वो कंफ्यूज है। वो ठीक से सोच ही नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है। फोकस नहीं, आजकल फोकस बिगड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आजकल लोगों का फोकस बहुत बिगड़ा है। पहले वो लोग फोकस्ड होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले की भी लाइफ, अब तो इसमें हमारा क्या रोल है, भगवान जब हम लोग को बर्थ करवाए हैं तब हम लोग आए हैं। अच्छा हम लोग तो फिर भी चलो ठीक ठाक ही चलने वाले हैं। अभी जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको देख के मैं कहता हूँ ये तो बहुत ज़िंदगी में भाई इसको तो बहुत दुख होने वाला है, क्योंकि जब तक पहुंचेगा तब तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा, है ना। ये जब तक इनके माता पिता इसको बाइक खरीद के देंगे, किसी के माता पिता उसको वो छोटा सा हेलीकॉप्टर, छोटा वाला एक आदमी वाला हेलीकॉप्टर दे देगा, होने ही वाला है। वो जो तुम देख लेना 2050 तक जाते जाते, हाँ वो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स आएंगे, घर में होंगे, लोग अपना ऐसे लेंगे, अपना उड़ के चले जाएंगे। होगा, तुम्हें क्या लग रहा है? क्यों आजकल खाना उससे आना शुरू हो गया है। नहीं हेलीकॉप्टर नहीं, वो क्या बोलता है उसको, ड्रोन से, सुना है? ड्रोन डिलीवरी शुरू हो गया है, शायद मुंबई में भी कहाँ शुरू हो गया है वो। तो ये कहानी है, तो क्या कहेंगे आप। सीरोग्राफम। अगला डीड पूल। पूल से तो नाम ही से लगता है बहुत सारा, जानते हो पूल का मतलब बहुत सारा होता है। पूल का मतलब ही हमेशा क्या होता है, बहुत सारा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2 और मोर पार्टीज होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने लोग होंगे उतनी कॉपीज बनेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, ये लो, ये एज मेनी कॉपीज पर टिक मारो जल्दी से। एज मेनी कॉपीज आर मेड एज देयर आर पार्टीज। अच्छा पार्टीज 5 है तो 5 कॉपीज। अब 5 ओरिजिनल होगा, आप ये समझो। अच्छा 5 में से मतलब एक ओरिजिनल, 4 फोटो कॉपी। फोटो कॉपी को कभी काउंटिंग में लोगे क्या? 5 ओरिजिनल होगा। 5 क्या होगा ओरिजिनल? अब बोलोगे सर, आप बोले रजिस्ट्रार वाला फोटो कॉपी रखता है, पर स्टाम्प तो ओरिजिनली मारता है उस पर भी, वो भी तो ओरिजिनली कॉपी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। किसी का घर में, मान लो किसी घर में आग लग गई, तो उसका ओरिजिनल कॉपी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो आपको याद है वो सरकार के ऑफिस में जाके आप उसी जो फोटो कॉपी रखे हुआ था उसी को देख के आप नया निकलवा सकते हैं ना। तो एज में इसका मतलब डीड पूल आज भी चल रहा है। 2 पार्टीज हैं तो दोनों पार्टीज को क्या मिलता है एग्जैक्टली। आइए डीड एस्क्रो। अब डीड एस्क्रो का मतलब ये सुनिए, ये डीड एस्क्रो तब तक कहलाएगा जब तक कि एक ही पार्टी साइन किया। कितना पार्टी साइन किया है? एक ही पार्टी। इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये डीड अभी कंप्लीट नहीं है। तो लिखा हुआ है इट्स नॉट अ कंप्लीटेड डीड। तो एक पार्टी जब तक साइन करे उसको क्या बोलते हैं, बोलो? डीड एस्क्रो। मतलब दूसरे पार्टी का साइन होना अभी बाकी है। बात समझ में आया ना? चलो आगे। लेटेंट डीड कितना पुराना है देखो तो, 20 ईयर्स और मोर पुराना। कैसे पता चला कि पुराना है? क्या लाइन लिखा हुआ, आगे पढ़ो। हाँ इसका मतलब, अरे 20 साल से ज्यादा पुराना रखे हो तो घर में स्ट्रॉन्ग बॉक्स में तो रखे होगे, सिंपल बॉक्स में रखोगे तो काम कहां चले। तो बोलने का तरीका है, मतलब ये पुराना कितना हो गया, 20 साल या उससे ज्यादा। लॉफुल डीड, सीधा बात है, गुड और लॉफुल टाइटल देगा। टाइटल मतलब ओनरशिप। लॉफुल तो तभी होगा जब लॉफुली आपको टाइटल मिलेगा। प्रीटेंडेड डीड। प्रीटेंडेड डीड का मतलब क्या, ये फाइनल है या प्राइमा फेसी एपरेंटली। एपरेंट का मतलब क्या होता है? हाँ एपरेंट का मतलब ऐसा देखने से लगा, मतलब हो सकता है कि कंक्लूसिव कुछ और निकले, है ना। ये हो गया प्राइमा फेसी। वारंटी डीड, इसमें क्या लिखा रहता है जल्दी बताओ? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वारंटी। लिखो कॉवेनेंट का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। कॉवेनेंट का मतलब लिखो टर्म्स एंड कंडीशन। वारंटी से जुड़ा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन जहां लिखा रहे उसको क्या बोलते हैं? वारंटी डीड। तो सब मिला के कितने हुए? 9। चलो 9 का नाम बोलो करके। पहला तो हो गया डीड पोल, जो सच में डीड था ही नहीं। दूसरा इंडेंचर, जो सच में डीड था। तीसरा सीरोग्राफम, अब चलता नहीं है, पुराने जमाने में चलता था। नंबर 4 डीड पूल, जितने लोग उतना ओरिजिनल कॉपी। डीड एस्क्रो, एक ही पार्टी साइन किया, दूसरा पार्टी का साइन होना अभी बाकी है। लेटेंट डीड, कितना साल पुराना? 20 साल या उससे ज्यादा पुराना। लॉफुल डीड, लॉफुल टाइटल आपको देगा। प्रीटेंडेड डीड, नाम से लग रहा है कि अभी प्रीटेंडेड है, फाइनल हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है। वारंटी डीड, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन किसके बारे में लिखे हों? वारंटी। वारंटी कार्ड जितने भी मिलते हैं वारंटी डीड ही तो होता है एक तरीके से। चलो अब 2 वर्ड है, एक है एंडोर्समेंट और दूसरा है सप्लीमेंट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले पढ़ते हैं एंडोर्समेंट। पहले एंडोर्समेंट के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, उससे पहले एक बार स्पीड में ना यहां से लेके यहां तक तुम पढ़ जाओ जल्दी से। याद रखना, उसमें जब वारंटी कार्ड मिलता है ना और आप सामान खरीदते हैं तो माना जाता है जैसे आपने उस पर साइन कर दिया। 2 पार्टीज में माना जाता है, वो हमेशा डीम्ड है, वो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे तुम लोग फीस रिसीट लेते हो तो फीस रिसीट पे तो सिर्फ अकाउंटेंट का साइन होता है,
लेकिन तुमने रिसीव किया है तो इसका मतलब तुम तैयार हो ना उसके लिए। ऐसे तो जितने भी सेल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक ही पार्टी नजर आएगा, सेलर। बायर तो कहीं कुछ बोलता नहीं है, पर सेलर ने लिख के दिया और बायर ने हाथ से ले लिया तो डीम टू बी एक्सेप्टेड हो गया ना। एंडोर्समेंट जल्दी से पढ़ो, मैं एक लाइन में समझा दूंगा ये। पढ़ लिया एंडोर्समेंट। चलो सबसे पहले एंडोर्समेंट के बारे में दो तीन चीजें बताता हूं। एंडोर्समेंट में आप नई चीजें ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग डीड पे। जो कोई एग्जिस्टिंग डीड है उसमें आप कुछ नई चीजें ऐड करते हैं। कहां लिखा हुआ नई चीजें ऐड करते हैं? ये देखो, प्रोविजन इज एडेड। ये देखो यहां टिक लगाओ, कोई प्रोविजन ऐड करते हैं। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि प्रोविजन ऐड करने के लिए एक नया डीड नहीं लेते हैं, उसी डीड में कर देते हैं। तो ऑन द सेम डीड, कहीं यहां पर लिखा होगा ऑन द सेम डीड, ये लिखा है ऑन द बैक या ऑन द फ्रंट, ये लिखा भी हुआ, ये यहां से लो ना, ऑन द बैक या ऑन द फेस। पर डॉक्यूमेंट तो सेम रहा ना, डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दो सेम डॉक्यूमेंट। तो नई चीजें, कोई प्रोविजन ऐड कर रहे हो, पर प्रोविजन ऐड करने के लिए कोई नया डीड नहीं लिए, सेम डीड पे ही सब कुछ कर रहे हो। ये मतलब हुआ ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। चेक होता है चेक, ये मान लो बैंक का चेक है, ये क्या है? बैंक का चेक। अब मैं इसके फेस ऑफ इट का बताता हूं। तुमको याद होगा अगर तुम ऐसे दो लाइन खींच दिए तो अकाउंट पे ही माना जाता है। तो क्या चेक के फेस पर लिख देते हो तुम? ऐसा दो लाइन खींच देते हो, दो लाइन खींच से एक न्यू प्रोविजन ऐड हो गया। क्या हो गया कि अब ये कौन है? बेयरर चेक नहीं रहा, ये हो गया अकाउंट पे। नहीं मालूम है आपको ये बात? चेक के ऊपर दो लाइन खींच दोगे तो क्या बन जाता है? अकाउंट पे। याद रखना, कोई भी ऐसे चेक आया तुम्हारे पास मान लो, ठीक है, इस वजह से दो लाइन खींच दो साइड में तो अकाउंट पे बन जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ लोग इसमें अकाउंट पे लिख भी देते हैं, ऐसे अकाउंट पे लिख भी देते हैं। तुम नहीं भी लिखोगे ना तो भी ऐसे चेक है ना, ऐसे दो लाइन खींच दो, ये अपने आप क्या हो जाएगा। मतलब पहले वो क्या था, अगर ऐसे दो लाइन ना खींचा हुआ है इसका मतलब वो क्या था भाई? वो एक बेयरर था, जो चेक लेके जाता उसी को पैसा मिल जाता। देखिए दो लाइन खींच दिया तो जो लेके जाएगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, जिसका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा उसको पैसा मिलेगा। नहीं समझे आप? अब बोलो सर अकाउंट नंबर कहाँ है? यहाँ तो लिखा हुआ पे मुकेश। क्या लिखा होता है? पे मुकेश। तो मुकेश अपने अकाउंट में डालेगा ना जाके, तो मुकेश को हाथ में पैसा नहीं मिलेगा, मुकेश के अकाउंट में पैसा जाएगा। नहीं समझ में आया? अब मुकेश का मान लो 4 अकाउंट है, एसबीआई में भी है और पीएनबी में भी है। तो वो क्या करता है, देखो ऑन द फेस ऑफ इट तो लिख दिया अकाउंट पे ही, पीछे क्या करता है वो अपना पूरा अकाउंट नंबर लिख देता है। जैसे एसबीआई में घुसा, एसबीआई में डाला, तो एसबीआई को कैसे पता चलेगा कि कौन मुकेश है हमारा ये? तो मुकेश क्या करता है, अपने चेक के पीछे आपने सुना होगा वो नंबर, हाँ डिटेल्स लिख देता है, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब लिख देता है। तो एसबीआई क्या करेगा, उसको जो अकाउंट नंबर मैच कर रहा मुकेश के नाम से उसी अकाउंट में ही पैसा डाल देगा। नहीं समझे? तो आप चेक के पीछे अपना नाम लिख देते हैं, अकाउंट नंबर लिख देते हैं, तो हो गया ऑन द बैक। बात समझ में आ गया? और फेस ऑफ इट क्या लिख दिया आपने? तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेम डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ चीजें लिख देते हैं और वो एक नया प्रोविजन क्या कर देता है? ऐड। तो इसको बोलते हैं हम एंडोर्समेंट। हमने चेक के ऊपर क्या कर दिया? एंडोर्समेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर क्या कर दिया? एंडोर्समेंट। ज्यादातर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे होता है। किस पे होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ एग्जाम्पल भी लिखा है, कहां लिखा देखो तो, जैसे आपने ऑन द बैक ऑफ द चेक, है ना, पेई के जगह पे आपने साइन मार दिया। आप जानते हैं बहुत बार साइन भी मैच कराता है, 2 बार साइन करना होता है। एक बार आप साइन करके ले जाते हैं और फिर वहां बोलता है साइन करो फिर से। देखा है कभी कभी बैंक में गए होगे तो ऐसा होता है। बेयरर उसमें ऐसा कराते हैं। तो बेयरर में जो तुमने बैक में साइन मारा और फिर से वो साइन करवाया, तो एक तरीके से प्रोविजन ही तो ऐड कर रहा है, वो कंफर्म कर रहा है कि तुम ही वो आदमी हो या नहीं हो जिसको पैसा देना बनता है। और अगर ऑन द फेस ऑफ इट 2 लाइन खींच दिया
तो अकाउंट पे ही हो गया। तो ये सब हो गया एंडोर्समेंट। क्या हो गया? एंडोर्समेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताइए। तो एंडोर्समेंट से तुम सिग्नेचर लगाते हो, वो भी एंडोर्समेंट है, जो सिग्नेचर उसी डॉक्यूमेंट पे लगाते हो ना। ये जनरली किसके ऊपर होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। टिक लगाते जाना, जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं। ज्यादातर एंडोर्समेंट किसके ऊपर होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब एंडोर्समेंट से होता क्या है? न्यू फैक्ट आ जाता है। जैसे अगर तुम्हें 2 लाइन खींच दिया तो न्यू फैक्ट ये आ गया कि अब वो बेयरर चेक रहा नहीं, वो क्या बन गया? अब अकाउंट पे। चलिए आगे देखते हैं अब हम। सप्लीमेंटल डीड, याद रखना यहां पर सेम नहीं होगा, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पीछे। जो एंडोर्समेंट होता है वो होता है ऑन द सेम डॉक्यूमेंट, ऑन द सेम डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, सेम डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो ऐसे, ऑन द सेम डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। लिख लिया था? हाँ, एंडोर्समेंट में होता है ऑन द सेम डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ठीक है, लिख लिया सबने? ऑन द सेम डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एंडोर्समेंट में। ठीक, लेकिन बस डिफरेंस इतना ही है, ये देखो इधर, जो सप्लीमेंटल होगा उसमें एक और लिया जाएगा, है ना, एडिशनल, एडिशनल डीड रिक्वायर्ड, एडिशनल डीड रिक्वायर्ड। बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों का ऑब्जेक्टिव है न्यू फैक्ट को ऐड करना, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि एंडोर्समेंट में सेम डॉक्यूमेंट पर हो जाता है, लेकिन सप्लीमेंटल में क्या होता है? एक और डीड बनाना पड़ता है। तो ये देखो यहां भी लिखा है फॉर एडिंग न्यू फैक्ट्स, जो यहां लिखा है देखो टिक लगाते जाओ, फॉर एडिंग न्यू फैक्ट्स। न्यू फैक्ट्स यहां भी आएगा, लेकिन याद रखना इस केस में आपको एक नया डीड उठाना पड़ेगा। तो यहां 2 डीड हो जाएंगे, एक होगा प्रायर डीड और एक होगा सप्लीमेंटल डीड। क्या होगा? सप्लीमेंटल डीड। तो यहां 2 डीड मिलेंगे, प्रायर डीड और दूसरा क्या होगा? सप्लीमेंटल डीड। एग्जाम्पल टिक लगाते चल रहे हो? जैसे मालूम चला तुम्हारा लीज डीड हुआ था, लीज डीड हुआ था मिस्टर ए और मिस्टर बी में, ठीक है, बात हुई थी फर्स्ट फ्लोर की और 5,000 रुपया रेंट, ये हुआ था जनवरी में। अब बाद में मालूम चला जो मिस्टर बी है ये लिसी होगा, किराएदार, मिस्टर बी को एक और फ्लोर चाहिए, तो भाई इसी लीज डीड में थोड़ी अब चेंज करेगा। मालूम चला मार्च में आके अब इसको एक और फ्लोर चाहिए, तो ये हो गया प्रायर डीड। ये क्या हो गया? प्रायर डीड। अब इसी में क्या बनेगा? एक नया डीड, सप्लीमेंटल डीड। अब सप्लीमेंटल डीड में क्या होगा? सुनो, पहले प्रायर डीड के बारे में लिखा जाएगा कि हम दोनों में ऑलरेडी एक डीड हो चुका है, बस उसमें जहां फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ है वहां फर्स्ट फ्लोर के साथ सेकेंड फ्लोर भी माना जाए, और जहां 5,000 रुपया लिखा हुआ है वहां पर 5,000 जोड़ के अब कितना लिखा जाए? 10,000। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे सेम, दोनों साथ में रहेगा। मतलब लीज डीड पहले से बना हुआ, स्टैम्प पेपर सब कुछ बना हुआ है, एक और स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा मार्च में। तो इसका मतलब देखो स्टैम्प पेपर 2 हो गया ना, नहीं हो गया? तो इसमें अच्छा, जो तुम्हारा सप्लीमेंटल डीड है उसमें सारी कहानी फिर से लिखोगे या जो चेंज है बस वही? बस प्रायर डीड का आपको थोड़ा सा क्या दे देना है? इंट्रो, कि हम दोनों में एक डीड ऑलरेडी हो चुका है। कब हो चुका है? जनवरी में हो चुका है। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही रहेंगे, बस हम इतना कर रहे हैं कि जहां फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ वहां आप क्या माना जाए? सेकेंड फ्लोर भी माना जाए, और जहां 5,000 लिखा हुआ वहां 5,000 और जोड़ के क्या माना जाए? 10,000 बस। तो क्या इसमें बहुत ज्यादा चीज लिखा रहेगा या जो न्यू फैक्ट ऐड करना बस उतना ही लिखा रहेगा? सिर्फ न्यू फैक्ट है, पर न्यू फैक्ट ऐड करने के लिए आपको एक नया स्टैम्प पेपर लेना पड़ गया, तो ये क्या बन गया? सप्लीमेंटल डीड। समझ में आ गया? लेकिन वो जो एंडोर्समेंट था क्या उसमें नया कुछ लेना पड़ा था या उसी पर कर दिया था? उसी पे कर दिया था। अब समझ में आ गया दोनों के बीच में डॉक्यूमेंट डिफरेंस? अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है पहले बताओ? न्यू फैक्ट ऐड होगा। सिमिलैरिटी क्या है? न्यू फैक्ट ऐड होना। और डिफरेंस क्या है? बस ये ठीक, ये उतारना नहीं है, ये देख लो, उतारने का मन हो तो उतार लो, नहीं उतारना तो छोड़ दो। हटाऊं फिर? चलो एक काम करता हूं, बोलो जल्दी 2-2 वर्ड। कौन सा वर्ड पहले? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट। और दूसरा बोलो सप्लीमेंटल। सप्लीमेंट। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा।
ये क्या हुआ? अभी देखता हूँ क्या चल रहा है। ये क्या हुआ? नहीं, लाइट तो चली गई, लेकिन इस पे ये इन्वर्टर नहीं है यहाँ पे। इन्वर्टर पे तो चलना चाहिए था, वो तो जितना पढ़ाया वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, वो तो फंस गया पूरा कहानी। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे थे एंडोर्समेंट और सप्लीमेंटल, ये ना, ये पढ़ रहे थे ना, एंडोर्समेंट और सप्लीमेंटल। अब सुनो, ये देखो, एंडोर्समेंट और सप्लीमेंटल, इस दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। जल्दी से बताओ पहले सिमिलैरिटी क्या है। दोनों के बीच में सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या है जल्दी बताओ। दोनों में क्या होता है? इन बोथ न्यू फैक्ट्स आर एडेड। ये हो गया तुम्हारा क्या, दोनों में सिमिलैरिटी। डिफरेंस तो बस एक ही है। अब आ जाओ भाई, डिफरेंस, डिफरेंस बताओ। एंडोर्समेंट में न्यू फैक्ट्स आर एडेड ऑन सेम डीड। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? सेम डीड। एंडोर्समेंट में सेम पे होता है ना, उसी पे लिख देते हो, दो लाइन खींच दिए, पीछे साइन मार दिए। लेकिन सप्लीमेंटल में क्या होता है? न्यू फैक्ट्स आर एडेड ऑन एडिशनल सप्लीमेंटल डीड, ये ना, एडिशनल सप्लीमेंटल डीड, ये तो है। तो सिमिलैरिटी भी लिख दिया और डिफरेंस भी लिख दिया। जल्दी से उतार लो इसको। सिमिलैरिटी और डिफरेंस, इन बोथ न्यू फैक्ट्स आर एडेड, पर डिफरेंस ये है न्यू फैक्ट्स आर एडेड ऑन द सेम डीड, और इधर में है न्यू फैक्ट्स आर एडेड ऑन एडिशनल या सप्लीमेंटल डीड। लिख लिया? ठीक। अब इसके आगे आ रहा है, देखो यहां से शुरू हो रहा है क्या, ड्राफ्टिंग ऑफ अ डीड, जो मेन पार्ट। अब इस मेन पार्ट को टच करने का मतलब 1-1.5 घंटा है। तो अब मैं उसको ना करके, मैं एक छोटा सा ये है एनग्रॉसमेंट एंड स्टैंपिंग, ये करा के छोड़ता हूं। क्योंकि आज मैं पूरा मन बना के आया था, देखो मैं चार्ट वार्ट रात में बना के आया था। ये तो कितना अच्छा चार्ट बनाया था मैंने, कितना बढ़िया चार्ट बनाया था, पूरा एक बढ़िया सा चार्ट वार्ट बना के लाया था कि आज इस चैप्टर को ख़त्म करूंगा। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हुई। एक तो बच्चे लेट आए क्लास में, जिसमें मैं आज चैप्टर ख़त्म करने के नाम पे मैं सुबह सुबह आ गया। तुम लोग को मैंने मैसेज भेजा होगा कि जल्दी से आ जाओ, 8:15 के आसपास में मैसेज भेज दिया तुम लोग को कि हैं, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, मतलब मैं पहुंच गया था यहाँ पे, यहाँ खड़ा था नीचे, और यहाँ नीचे खड़ा था ना, मेरा कोई स्टाफ आया था, मैं अकेला यहाँ रोड पे खड़ा था।
नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो उस केस में मैं खड़ा था, फिर स्टाफ को बुलाया, फिर खुलवाया, खुलवा उलवा के साफ सुथरा करवा के तब तुम लोग धीरे धीरे टपके हो, एक एक करके। हाँ, तो लेकिन आज लगभग सब कुछ तैयार था, पर बच्चा हो गया लेट। तो स्टार्ट अगर 8:30 से स्टार्ट किए होते तो ये आज मैं खींच ही लेता किसी तरह इस चैप्टर को, है ना। लेकिन चक्कर ये है कि है बहुत इंपॉर्टेंट ये, मैं इसको खींचना नहीं चाहता जबरदस्ती, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट तो बार बार काम आएगा। मतलब देखा जाए तो ये जो दिल देख रहे हो तुम, ये दिल है किसका? ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट का, है ना। ये ड्राफ्टिंग के 3 दिल हैं। जनरली 2 दिल होते हैं लोगों के, यहाँ कितने दिल हैं? 3। तो 3 दिल हैं, और ये जो 3 दिल हैं ये बहुत जरूरी है। तो ये चार्ट तो हमेशा ही तुमको ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में नजर आएगा, हर चैप्टर में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको जबरदस्ती ना खींचूं, आराम से अलग से ही 1-1.5 घंटा लगा के इसको पढ़ा दूं, है ना। कैसा रहेगा बताओ जल्दी से। कितना बताओ, रात भर में आराम से बैठ के कितना बढ़िया चार्ट बनाया मैंने, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। जो लिखा हुआ होता है वही होता है ना। सोचा हुआ कुछ भी होता नहीं है। ऊपर से बीच में लाइट चली गई थी अभी, वो अलग बीच में रुक गया कहानी। तो चलो ये करा दूं, छोटा सा ये तो करा देता हूं, तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारा? वही वाला चार्ट बच जाएगा। अगली क्लास में उसको कर लेंगे हम। चलो पढ़ो, क्या क्या पढ़ना है हमें, जल्दी बताओ। एनग्रॉसमेंट एंड स्टैंपिंग। अब देखो सुनो, एनग्रॉसमेंट होता है क्या है, सो सुनिए आप। देखो होता क्या है, सबसे पहले तुम लोग में से कितने लोगों ने कभी भी जमीन का कागज उगज बनवाया है? जैसे जमीन का ही, या सेल डीड, या लीज डीड ही, रेंट एग्रीमेंट ही, ये सब कभी बनवाया? बनवाया है। तो पहले ये लोग क्या करता है, जो वकील सब होता है, जिससे जो ड्राफ्ट्समैन होता है, वो आपको सबसे पहले भेजता है प्लेन कागज पे सब कुछ लिख के, जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। ठीक है। जब तुम फाइनल कर देते हो, तब उसको वो स्टैम्प पेपर पे ट्रांसफर करता है। तो जब स्टैम्प पेपर पे ट्रांसफर करता है, दैट बिकम्स द एनग्रॉसमेंट। तो एनग्रॉसमेंट शुरू में होगा या बाद में? बाद में, लास्ट। एनग्रॉसमेंट हो गया तो कहानी खत्म हो, अब आप चेंज नहीं कर सकते, आपका स्टैम्प पेपर खराब हो जाएगा। नहीं समझे आप? अगर आप करेंगे तो अमेंडमेंट के नाम से होगा वो। किस नाम से होगा? अमेंडमेंट। मतलब तुम पेन से काट कूट नहीं सकते अब स्टैम्प पेपर पे आ गया तो कैसे करोगे आप, है ना। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, ड्राफ्ट बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ड्राफ्ट। कोई भी डॉक्यूमेंट की पहले क्या बनती है? ड्राफ्ट कॉपी। क्या बनती है? ड्राफ्ट कॉपी। उसके बाद वो किसको दिया जाता है? पार्टीज को। पार्टीज उसको क्या करते हैं बोलो? अप्रूव। जब अप्रूव हो जाएगा तो उसको फिर कहां पे एनग्रॉस किया जाएगा? देखो ना, कॉपीड फेयर ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। और जब हम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर उसको कॉपी करते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनग्रॉसमेंट। और देखिए सीधा सा बात है, एनग्रॉसमेंट एंड स्टैंपिंग। स्टैम्प पेपर पर डाला तो स्टैंपिंग हो गया। तो स्टैम्प पेपर पे कोई चीज को लिखना, दैट बिकम्स द स्टैंपिंग। पर जब लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं फेयर, एकदम फाइनल, दैट बिकम्स द एनग्रॉसमेंट। मतलब स्टैम्प पेपर पे चीजों का छपना बिकम्स द एनग्रॉसमेंट। एनग्रॉस मतलब छपना, समझे? किसके ऊपर? स्टैम्प पेपर के ऊपर। क्या लगता है सीधा स्टैम्प पेपर छाप देता है ये लोग, कि पहले ड्राफ्ट कॉपी होता है? तो पहले ड्राफ्ट कॉपी। तो देखो ऐसे होगा, कोई भी डीड जब बनेगा, ड्राफ्टिंग ऑफ डीड होगा। क्या होगा? ड्राफ्टिंग ऑफ डीड। तो पहले बनेगा ड्राफ्ट कॉपी। क्या बनेगा? ड्राफ्ट कॉपी ऑन नॉर्मल पेपर। नॉर्मल पेपर। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में ये किससे, पार्टी से क्या कराया जाएगा? अप्रूवल। अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट कॉपी बाय पार्टीज। बाय पार्टीज। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब जब अप्रूवल हो गया, थर्ड, तो अब क्या होगा बोलो? एनग्रॉसमेंट ऑन स्टैम्प पेपर। ये हो गया, तब जाके क्या होगा? एनग्रॉसमेंट। ये समझ में आ गया? तो कितने स्टेप में काम होता है हमेशा? 3 स्टेप में। पहले ड्राफ्ट कॉपी बनता है, फिर पार्टी से अप्रूव कराया जाता है, और फिर जाके फाइनल फेयर जब करोगे स्टैम्प पेपर पे, तो दैट बिकम्स द एनग्रॉसमेंट। जल्दी से लिख लो ये।
ठीक है। अच्छा, ये जो अप्रूवल बाय पार्टीज करा रहे हो, इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल साइन करेगा कि हाँ हमारी तरफ से ये फाइनल है, लेकिन अगर वो कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो तुम देखो लिखा भी होगा, लिखा हुआ देखो तो, कि अगर यही कंपनीज हैं तो ये किससे अप्रूव होता है, या तो डायरेक्टर्स या उनके कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। जनरली कौन से कमिटी में जाएगा, लीगल कमिटी में, अगर लीगल कमिटी बना होगा तो, नहीं तो ऑडिट कमिटी में जाएगा। ठीक है। जब अप्रूवल हो जाएगा तब क्या होगा, एनग्रॉसमेंट। एनग्रॉसमेंट का मतलब कॉपीड फेयर ऑन नॉन जुडिशियल स्टैंपेबल। बाकी तुम्हें मालूम है स्टैंपिंग बहुत जरूरी है, जब तक आप स्टैंपिंग कराओगे नहीं तब तक वो एविडेंस के रूप में क्या रहेगा, इनएडमिसेबल। जब स्टैंपिंग करा लोगे तब वो हो जाएगा एडमिसेबल। और याद होगा जब तक आप नहीं करा लेते जब तक वो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर भी नहीं करेगा। तो जानते हैं आप कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन स्टैंपिंग, ना तो वो सबूत के तौर पे यूज हो सकता और ना रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री कर सकता। तो ये तो लिखा हुआ है ना। बाकी इस चैप्टर में मैंने, अब क्या बच गया हमारा, ड्राफ्टिंग सीखना ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो हम करेंगे अगली क्लास में। फिर से मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूं, इंडियन स्टैंप एक्ट पूरा और रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा, ये आपको करना है। पहले ये बताओ तुम्हारे गूगल ड्राइव पे ये दोनों चैप्टर्स हैं? नहीं है तो स्टाफ को बोल के ये दोनों चैप्टर्स का वीडियो किस पर रख लेना, गूगल ड्राइव पे, जिससे कम से कम तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर करते हैं आगे।